13 साल की शिपनिया सरकार हिलचिया स्कूल से पढ़कर वापस आ रही थी। बलात्कार किया गया, उसको मार दिया गया। इसके बाद नरंदिये उपजिला, जो कि एक राइट्स एक्टिविस्ट था, सुरक्षा मांग रहा था, समाधान मांग रहा था, मार दिया गया। ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं? ये अत्याचार किन पे हो रहे हैं? इनका क्या गुनाह था? गुनाह ये था कि ये बांग्लादेश में हिंदू थे और उस जगह पे हिंदू थे जहाँ पर आज की डेट में आईएसआई की एक मुहिम के तहत हिंदुओं को रहने की सहमति नहीं दी जा रही है। आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में आज से नहीं, बहुत लंबे समय से हो रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि आईएसआई शेख हसीना को हटाने के बाद अब अपना हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करना, उनके ऊपर वायलेंस करना, ये उसके लिए एक नया खेल कैसे रचने जा रहा है। सबसे पहली चीज़ आपको समझने की आवश्यकता ये है कि 13वीं सदी से मुसलमानों को इस पूरे इलाके में, जिसको हम मॉडर्न डे में बांग्लादेश कहते हैं, लेकिन हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहाँ पर एकजुट होने की एक मुहिम चलाई गई। 13वीं सदी से मुसलमानों की संख्या वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो ब्रिटिश हुकूमत ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा कि जो बंगाल है उसमें पश्चिम बंगाल का इलाका है जहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा थी, और जो ईस्टर्न बंगाल का इलाका था वहाँ पर मुसलमान आबादी ज़्यादा थी। एक यूनिफाइड बंगाल उस समय ब्रिटिशर्स के लिए एक सिरदर्द बन चुका था, क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े थे। उन दोनों में एक नफ़रत का डिवाइड पैदा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले बंगाल का पार्टीशन किया। बंगाल के पार्टीशन के बाद ईस्ट बंगाल जो उस समय था उसको पूरा का पूरा एक मुस्लिम प्रोविंस के अंदर ट्रांसफॉर्म किया। इस ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रिटिश का सबसे क्रूशल इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी कोशिश करी कि उस पूरे इलाके को इस्लामाइज किया जाए। वो हुआ 1947 में, जब भारत का बंटवारा हुआ पाकिस्तान के साथ, और जब ब्रिटिश हुकूमत भारत को छोड़ के गई तो उसने ईस्ट पाकिस्तान बनाया वहाँ पर, और उसको नेबरहुड में रखा गया वेस्ट बंगाल के साथ, जो आज पश्चिम बंगाल हमारा है। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ब्रिटिश तो हुकूमत छोड़ के 1947 में चले गए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश ने ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की आईएसआई, जिसका गठन ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर किया था, उन्होंने वहाँ पर आईएसआई को एक पूरी टेरिटरी दी। ईस्ट पाकिस्तान एक लॉन्च पैड बन चुका था। ईस्ट पाकिस्तान एक ऐसा लॉन्च पैड था जिसने 1950 से लेकर लगभग 1970 के दशक तक, 2 दशक मतलब लगा लीजिए कि 20 साल पूरे के पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने ऑपरेशंस करे। कभी एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको उस 20 साल के पीरियड की जानकारी भी दूंगा, लेकिन आज समझने की आवश्यकता ये है कि ईस्ट पाकिस्तान आईएसआई की एक लेबोरेटरी बन चुकी थी। अब दूसरी चीज़ समझिए, जब ईस्ट पाकिस्तान वहाँ पर था और जब आईएसआई वहाँ पर ऑपरेट कर रही थी, आईएसआई ने 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण करी। सबसे पहले बंगला स्पीकिंग इलाके में उन्होंने उर्दू का इम्पोजिशन किया। ये बंगला स्पीकिंग वाले जो लोग थे, इन्होंने उर्दू को रेजिस्ट किया। भारत से इन्होंने सहायता मांगी। 1971 उसका अंतकाल था कि बांग्लादेश बना। दूसरी चीज़, आईएसआई ने बंगाली पॉपुलेशन को चेक में रखने के लिए, उर्दू के प्रोपोगेशन को बढ़ाने के लिए जमात इस्लामी का प्रयोग किया। आज़ादी के बाद जमात इस्लामी का एक वर्ग जो भारत में था, वो भारत से छोड़कर पाकिस्तान गया। पाकिस्तान में जमात इस्लामी थी। कश्मीर में उन्होंने अपनी एक ब्रांच खोली, जिसको आज की डेट में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के नाम से हम जानते हैं। और जमात इस्लामी ने ईस्ट पाकिस्तान में अपनी एक ब्रांच खोली थी आईएसआई की निगरानी में। 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद यही जमात इस्लामी उस समय एक बड़ा महत्वपूर्ण फोर्स बन के उभरी, क्योंकि भारत के उस समय रिलेशन 1971 में शेख मुजिबुर रहमान के साथ अच्छे थे। शेख मुजिबुर रहमान की परिवार के डिसेंडेंट हैं शेख हसीना। क्योंकि हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे थे, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो ओपोनेंट था, जो अवामी लीग का ओपोनेंट बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको बीएनपी कहते हैं, जिसकी आज की डेट में लीडर खलीदा जिया है, उसको नर्चर किया पाकिस्तान ने। और जमात इस्लामी और साथ ही में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खलीदा जिया की, ये दोनों आज की डेट में एलाइज हैं। अब तीसरी चीज़ को समझिए, आईएसआई ने 1950 से सिस्टमैटिक तरीके से हिंदुओं के ऊपर आक्रमण ईस्ट पाकिस्तान में किया था। आपके सामने कुछ डेटा पेश करता हूँ। 1950 में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की पॉपुलेशन 22% थी, 22%।
1971 तक ये घटकर 13% हो गई। और आज अगर हम प्रेजेंट डे देखें तो जो लास्ट डेटा बांग्लादेश की सेंसस की तरफ से अवेलेबल है, हिंदुओं की पॉपुलेशन 10% से भी घट के आज लगभग 8 से 10% के बीच में है। आप एक चीज को समझने की कोशिश ये कीजिए कि 22% की पॉपुलेशन को घटाकर 8% कैसे किया गया। ये हिंदू जो बांग्लादेश में थे, ये हिंदू भारत में तो नहीं आए। ये हिंदू जो बांग्लादेश के थे, ये बांग्लादेश को छोड़ के किसी दूसरे देश में भी नहीं गए। ये सब बांग्लादेश में ही रहते थे। इनकी हत्या की गई, इनको मारा गया एक सिस्टमैटिक कैंपेन के तहत। अब मैं आपको 2 केस स्टडीज देता हूँ, 2 उदाहरण देता हूँ रादर। आप उससे समझने की कोशिश कीजिए कि आईएसआई क्या खेल खेलती है। 2021 अक्टूबर की बात है। अक्टूबर में बंगाली चाहे अपने इस साइड के पश्चिम बंगाल के लोग हों या उधर बांग्लादेश के लोग हों, एक जनरली एक माहौल फेस्टिविटी का रहता है। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन थी, 2021 के अक्टूबर के महीने में उन्होंने दुर्गा पूजा की सेलिब्रेशन की। माँ दुर्गा एक आज की डेट में हिंदू धर्म में एक बहुत ऊंचा वर्ग रखती हैं। माँ दुर्गा के लिए जब दुर्गा पूजा का पूरा कार्यक्रम वहाँ किया जा रहा था, उस समय आईएसआई ने फेसबुक पे एक कैंपेन चलाया इस प्रकार का कि आईएसआई ने लोगों को वीडियो बनाकर, फेक डॉक्टर्ड वीडियो बनाकर भेजनी शुरू करी कि कुछ हिंदुओं ने कुरान को माँ दुर्गा के पैरों में रखा हुआ है। इससे मुसलमान वहाँ के भड़क उठे। आईएसआई ने मुसलमानों को मोबिलाइज किया और मोबिलाइज कराकर दुर्गा पूजा के दौरान 2021 में हिंदुओं को कत्ल कर करके मारा। दूसरी चीज देखिए कि 2022 के अंदर फिर से यही चीज हुई। आईएसआई ने फिर से फेसबुक का प्रयोग किया, फिर से उसने फेसबुक पे लोगों को मोबिलाइज किया और मोबिलाइज करके उसने माझीपरा, बोतला, ये गांव जो थे, इन सारे गांवों में जाकर हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करवाए, हिंदुओं को वहां पर टारगेट करवाया गया। आज आईएसआई जमाते इस्लामी के साथ मिलके, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो काडर हैं उनके साथ मिलके एक गेम प्लान रच रखा है। गेम प्लान ये रच रखा है कि मुसलमानों को उकसाओ, उनको बोलो कि जहां जहां आपको कोई भी हिंदू औरतें मिले उनका बलात्कार करो, उसके बाद उनको मार दो। हिंदू मर्द जो हैं, जो उनके परिवारजन हैं, उनको जिंदा जला के मार दो। तीसरा, उनकी प्रॉपर्टी हड़प लो। और चौथा, किसी प्रकार का मंदिर वहां पर बनने मत दो। यदि कोई मंदिर है उसको तोड़ दो। और सबसे बड़ी बात, आईएसआई पिछले कई सालों से इस कैंपेन को सिर्फ फेसबुक पे नहीं चला रही है, बल्कि आप सोचने की कोशिश ये कीजिए कि फेसबुक के साथ साथ आईएसआई ने इस कैंपेन को एक रिलीजियस कलर दे रखा है। अब ये रिलीजियस कलर कैसे दे रखा है? आईएसआई बार बार वहाँ पर लोकल मुसलमानों के जो लोकल लीडर्स हैं, जो कि सो कॉल अपने आप को मौलवी और मौलाना कहते हैं, उनके थ्रू एक नैरेटिव चला रही है। नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि हमें बांग्लादेश को एक प्योरिटी का लैंड बनाना है। ये लैंड इम्प्योर है क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो बेसिकली हिंदू धर्म में मानते हैं, जो बेसिकली बुद्ध धर्म में मानते हैं, दूसरे धर्मों में मानते हैं। इसकी वजह से आईएसआई ने पूरी सोसाइटी को वहाँ पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर इतना रेडिकलाइज कर दिया है कि आज की डेट में वहाँ की जो पॉपुलेशन और आवाम है, वो आवाम भी किसी प्रकार का टॉलरेंस किसी दूसरे धर्म को लेके नहीं मानती। और ये बात बड़ी आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि यदि आप बांग्लादेश के संविधान को देखें तो बांग्लादेश का संविधान ये बात बोलता है कि इस्लाम बांग्लादेश का धर्म है, लेकिन वो ये भी बात बोलता है कि बांग्लादेश एक सेकुलर राज्य है और यहाँ पर दूसरे धर्मों को रहने की एक अनुमति है। बांग्लादेश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स ने कई बार इस चीज़ के ऊपर टिप्पणी देते हुए ये बात बोली है कि बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री है। चाहे इस्लाम वहाँ का ऑफिशियल धर्म हो, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्मों को वहाँ पर रहने की अनुमति नहीं है। लेकिन आप आईएसआई का कैंपेन देखिए कि उसने इस प्रकार का जहर पूरे के पूरे उस इलाके में भरा है। अच्छा, यहाँ पर यह चीज़ यही नहीं अकेली रुकती। सबसे बड़ी बात यह है कि आईएसआई ने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम और किया है जो पब्लिक डोमेन में जनरली ज़्यादा नहीं आता। पिछले लगभग 3 सालों से एक रिलीजियस स्कॉलर है, लेडी स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, उसका नाम है बेसिकली सुआद साले। आप अगर इसको गूगल पे भी टाइप करके देखेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत सारी स्पीचेस और वो सब मिलेंगी। सुआद साले जो है वो एक इस्लामिक प्रोफेसर है और आज की डेट में अल अज़हर यूनिवर्सिटी कायरो इजिप्ट से जुड़ी हुई है। ये लेडी को बार बार आईएसआई
बांग्लादेश लाती है, अलग अलग तरीके कारणों के तरीके से इसको वीज़ा दिलवा के माल आती है, और बांग्लादेश में ये आके लेडी स्पीचेस देती है, ये राइटिंग्स लिखती है। जो अल जवार यूनिवर्सिटी जो है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी कायरो से, वो वहाँ से राइटिंग्स भी यहाँ भेजी जाती हैं। और राइटिंग्स में क्या कहा जाता है? राइटिंग्स में, स्पीचेस में बार बार ये कहा जाता है कि जितने भी मुसलमान लोग हैं उनको नॉन मुसलमान यानी कि हिंदू धर्म के लोग, बुद्ध धर्म के लोग या और किसी भी धर्म के लोग यदि बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनको मारना है, भगाना है। उनको मारना भगाना इस कारण से है क्योंकि इनके कारण बांग्लादेश एक इस्लामिक राज्य नहीं बन पा रहा है। तो आप चीज़ को समझिए, ये जो हिंदुओं के ऊपर आक्रमण है, ये जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार है, दो चीज़ें मत भूलिएगा। आज आपको दिख रहा है क्योंकि आपके सामने लाचार हिंदू बांग्लादेश में खड़ा है, लेकिन भूलिए मत, ये हिंदू लाचार आज से नहीं, पिछले लगभग 50 सालों से है। इनकी लाचारियत के ऊपर कोई सरकार नहीं बोलती, इनकी लाचारियत को कोई सरकार टैकल नहीं करती। क्यों इन हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है? कब जाके सरकार उठेगी? कब जाके हिंदुओं की रक्षा होगी? क्या हम अपने ही हिंदू नागरिकों की रक्षा मान नहीं कर सकते? हम इस चीज को समझने की कोशिश करना चाहना जरूरी है कि ये हमारे अपने लोग हैं। अगर भारत आज की डेट में एक विश्व शक्ति बनना चाहता है तो उसको ये ग्लोबल लेवल पर मैसेज देना होगा, इजराइल के तरीके से। आज की डेट में आप किसी एक यहूदी आदमी को किसी देश में छू के दिखाइए, इजराइल आपको उस देश में ढूंढ के गोली मारेगा आपके मुंह पे। क्या आज की डेट में भारत अपने हिंदू धर्म के लोगों की रक्षा नहीं कर सकता? इस समय भारत को आवश्यकता है 3-4 कदम लेने की। पहला कदम भारत को यह उठाना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में ये पॉइंट को एम्फसाइज करना है कि यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसका अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 इसका ब्लेटेंट वायलेशन बांग्लादेश में हो रहा है। आर्टिकल 18 यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का ये बोलता है कि किसी भी राज्य में हर एक नागरिक को उस राज्य के एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया जाना चाहिए। भारत को एक डिप्लोमेटिक लेवल पर, कूटनीतिक लेवल पर ये एक अग्रेसिव कैंपेन चलाना होगा। हमारे यहाँ पर हमारे जितने भी विदेश मंत्रालय के लोग हैं ये आज की डेट तक सोए हुए क्यों हैं? ये आज इस चीज को संयुक्त राष्ट्र में क्यों नहीं उठा रहे? क्यों ये बात की चर्चा वहां पर नहीं की जा रही है कि अनुच्छेद 18 जो है, जिसका यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसका खुलेआम से वायलेशन हो रहा है बांग्लादेश में। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, बांग्लादेश में हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने कंट्रोल लिया है। मोहम्मद यूनुस ने एक इंटरिम सरकार बनाई है। भारत को इस समय मोहम्मद यूनुस को दो चीजों को जताने की आवश्यकता है। मोहम्मद यूनुस को यह बात बताने की आवश्यकता है सबसे पहले कि आपके खुद के बांग्लादेश के संविधान में जो अनुच्छेद 2A है, आर्टिकल 2A ऑफ बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये बात बोलता है कि इस्लाम बांग्लादेश का ऑफिशियल रिलीजन है, लेकिन आर्टिकल 2A बांग्लादेश के संविधान का बोलता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म के लोगों को रहने की सहमति है। ये शब्द हिंदू धर्म, ये शब्द बौद्ध धर्म, ये दोनों अनुच्छेद 2A में लिखे गए हैं। इसका यदि उल्लंघन हो रहा है तो भारत की सरकार को एक कड़ा नजरिया अपनाते हुए बांग्लादेश की सरकार को यह बताने की आवश्यकता है कि आप इसका पालन कीजिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुच्छेद 28 जो कि बांग्लादेश संविधान का आर्टिकल 28, वो ये बात बोलता है कि बांग्लादेश में रिलीजन के बेसिस पे किसी भी वर्ग का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप कूटनीतिक लेवल पर ये स्ट्रेटेजी अपनाइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश को पहुंचाइए, बांग्लादेश से डायरेक्ट नाता रखकर उसको कूटनीतिक तरीके से ये हिंदुओं की रक्षा के लिए बात को बताइए। और तीसरी चीज, आप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को थोड़ा एक्टिवेट कीजिए और उनको बोलिए कि आने वाले समय में बांग्लादेश में ये बात सब जानते हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज खास करके और बेहतर तरीके से जानती हैं कि जमाते इस्लामी का आने वाले समय में रोल बढ़ेगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो भारत के खिलाफ अक्सर रहती आई है उसका रोल बढ़ेगा। इस कारण से हमें जमाते इस्लामी के ऊपर एक बहुत कोवर्ट लेवल पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है।
जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर बना रखा है। ये एक प्रकार का छात्र संगठन है जो जमाते इस्लामी ने क्रिएट किया है, और ये वही छात्र संगठन है जिसने पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे व्यक्ति जो बच्चे थे वहां पर, उस प्रोटेस्ट को एक वायलेंट टर्न दिया। आज की डेट में भारत को ये चीज के ऊपर एक कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी कि जो बांग्लादेशी इस्लामी छात्र शिविर है उसको किसी प्रकार का फ्री रन ना दिया जाए, उसको कोई ऐसी अनुमति ना दी जाए कि जिसकी वजह से वो हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार करे, क्योंकि ये पूरा का पूरा छात्र शिविर जो है ये आईएसआई द्वारा कंट्रोल्ड है। दूसरा, उसको पूरे के पूरे मग बाजार ढाका का जो रीजन है उस इलाके में अपनी सोच, अपनी प्रेजेंस बढ़ानी होगी। भारत को इस इलाके में ये इंश्योर करना होगा कि यहाँ से इरप्ट होता हुआ रेडिकलाइजेशन किसी भी प्रकार से किसी भी हिंदू नागरिक और बुद्ध नागरिक को ट्रबल ना करे। और सबसे बड़ी बात, भारत को इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कूटनीतिक ताकतों से ये इंश्योर करना होगा कि वो जमाते इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर से लेके जमाते इस्लामी पाकिस्तान और जमाते इस्लामी बांग्लादेश जो है, इन तीनों को जो एक आज की डेट में इजिप्ट से लेकर कायरो से लेकर सऊदी अरेबिया तक जहां से इसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, ये सपोर्ट उसको ना मिले। क्योंकि ये देश अगर इजिप्ट और सऊदी अरेबिया अगर मान लीजिए जमाते इस्लामी को और बढ़ोतरी देते हैं और पैसा देते हैं, उसके स्कॉलर्स को इनवाइट करके वहां पर रेडिकल ट्रेनिंग देते हैं, ये उतना ही भारत के खिलाफ होगा। तो इस समय आवश्यकता है एक कॉन्सर्टेड स्ट्रैटेजी बनाने की। कॉन्सर्टेड स्ट्रैटेजी के तहत आपको इस चीज के ऊपर काम करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि हमारी संसद में इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, हमारे नेता इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू लाइफ मैटर नहीं करती इनके लिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदू अपने में मरा रहे। अनफॉर्चुनेट है। इस वीडियो के तहत अब आपको इस चीज की क्लैरिटी हो गई होगी कि यदि इस मोमेंट पर भी अगर भारत सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट से लेकर डायरेक्ट एंगेजमेंट ऑफ बांग्लादेश प्लस सऊदी अरेबिया और इजिप्ट से डायरेक्ट नाता बनाकर इस चीज को कंट्रोल नहीं करती, तो ये हमारी नाकामी होगी। और ऐसी चीज होना हिंदुओं के लिए एक खतरा है। क्या आप मेरे इस ओपिनियन से अगर सहमत हैं तो कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।